अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और पाकिस्तान में 8 फरवरी के इलेक्शन हो चुके। पंजाब और सिंध असम्बली में इजलास हुए, अरकान ने हलफ उठा लिया और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इन दोनों असम्बलियों में इलेक्शन भी हो चुका। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इजलास 28 फरवरी को तलब किए गए, लेकिन नेशनल असम्बली के इजलास के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल है। मुतज़ाद खबरें इस वक्त हैं। इजलास का बाकायदा नोटिफिकेशन नहीं हुआ जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐवान सदर में समरी भेजी गई है। जो तजवीज़ किया गया वो 26 से 28 फरवरी के दौरान इजलास बुलाने की तजवीज़ दी गई है, लेकिन ऐवान सदर में फ़िलहाल इसका जो नोटिफिकेशन होता है इजलास बुलाने का वो नहीं हुआ। इस वक्त ऐवान सदर में ये कंसिडरेशन पाई जाती है क्योंकि इस वक्त चारों सूबों की जो सूबाई असम्बलियाँ हैं और नेशनल असम्बली में 81 मखसूस नशिस्तों के ऊपर नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इसलिए ऐवान सदर ये समझता है कि ये असम्बलियों की तश्कील अभी मुकम्मल नहीं हुई और जब तक असम्बलियों की तश्कील मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक इजलास नहीं बुलाया जाना चाहिए। ये एक लीगल ओपिनियन ऐवान सदर के अंदर पाई जाती है। अभी देखते हैं कि क्या आज ये कोई रात को इजलास बुलाया जा सकता है, नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन हमारे जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि 26 फरवरी को कल यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इजलास होना है, जिसमें इन 81 नशिस्तों के हवाले से कि क्या ये 81 नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार यहाँ शामिल हुए थे उसको दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी, अभी ये फ़ैसला होना बाकी है। तो ख्याल ये किया जा रहा है कि हो सकता है कि ऐवान सदर इस इजलास का इंतज़ार करे और उसके बाद फिर ये फ़ैसला किया जाए कि इजलास 27 को, 28 को या 29 फरवरी को बुलाया जाए, क्योंकि आइन के तहत 29 फरवरी से पहले ये इजलास होना ज़रूरी है कि जब इलेक्शन होते हैं तो फिर आइन के तहत 21 दिनों के अंदर अंदर जो है कि वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इजलास होने ज़रूरी हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, 29 फरवरी जो है वो 21 दिन बनते हैं। तो ये जो सारी गैर यकीनी सूरत हाल है और उसके साथ साथ जितने भी जुड़े हुए कानूनी और आइनी मसले मसाइल हैं सियासी, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ एहसान खोकर साहब, सीनियर वकील हैं, खुनदान है, आइन को समझते हैं, और उनके साथ हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी वाबस्ते हैं और उनकी लीगल टीम के सीनियर रुकन हैं और बड़े अहम केसेस में भी PTI को नुमाइंदगी करते हैं ये अदालतों के अंदर। और हमें एजाज दामड़ा साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं वो भी थोड़ी देर तक हमें आजिज़ दामड़ा साहब जो हैं कि वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। खोकर साहब आपसे स्टार्ट कर लेते हैं कि जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, लीगल पोजीशन है कौमी असम्बली के इजलास के वाले से, बाकी चारों तो इजलास हो चुके, 2 में तो इंतखाब भी हो गया, लेकिन वहाँ पे भी अगरचे मखसूस नशिस्तें जैसे पंजाब के अंदर था कि अभी 26 अरकान का नोटिफिकेशन होना बाकी है, सिंध के अंदर तो 3 थे लेकिन ये हो चुका। तो अभी कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से आइन क्या कहता है और जो इस वक्त बज़ाहिर नज़र आ रही है प्रेसिडेंट हाउस की पोजीशन जो है कि अगरचे अनाउंस नहीं है, जो सिर्फ जो गुफ्तगू हुई उसके तनाज़ुर में बात सामने आ रही है वो ये है। तो आपकी ओपिनियन क्या है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। 9 अप्रैल 2022 से ले कर आज तक जो चीज़ें चल रही हैं वो पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली अनप्रेसिडेंटेड हैं और जितनी भी चीज़ें की गई हैं, चाहे स्पीकर ऑफिस से की गई हैं या प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से की गई हैं या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से की तरफ की गई हैं या गवर्नर्स की तरफ से की गई हैं, सारी की सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्रंटेशन थी वो अल्टीमेटली लैंड कभी हाई कोर्ट करती रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर करती रही है। और मेरा ख्याल ये है कि ये भी मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा। लेकिन इसके अंदर 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस तरह आपने अपनी ओपनिंग इंट्रो में भी कहा कि हमारा जो इलेक्शन है वो 8 फरवरी 2022 को हुआ है और उसके अंदर ये है कि आर्टिकल 91(2) के अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी इलेक्शन के बाद यानी कि जनरल इलेक्शन के बाद 21 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इजलास समन करेगा। और वहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो शैल है, मीनिंग देयर बाय कि ये प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका मैंडेट है और कमांड है कॉन्स्टिट्यूशन की कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने 21 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना है और वो इस इजलास बुलाने के लिए किसी शख्स का या किसी इदारे का या किसी ऑफिस का पाबंद नहीं है। दूसरा उस तरफ ये है कि हमारे उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन दी एक्ट करेंगे एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो आर्टिकल 48(1) के अंदर प्राइम मिनिस्टर का या कैबिनेट का जिक्र है।
तीसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि एक चौथा है उसके अंदर कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है वो समन्स करते हैं इजलास को आर्टिकल 54 के अंदर, और उस आर्टिकल 54 के अंदर भी एक ऐसा ऑप्शन मौजूद है कि प्रेसिडेंट को इनवाइट किए बगैर जो है स्पीकर नेशनल असेंबली जो है वो इजलास बुला सकता है। अगर 1/4 की रिक्विजिशन जो है वो स्पीकर को हाउस का करे, हाउस के मेंबर्स करें, तो वहाँ पे भी जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल शेल हुआ है। अब जो है आर्टिकल 48 वहाँ पे भी शेल है कि प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 54 के अंदर मे का लफ्ज़ है, और वहाँ पे जब आप 48 की तरफ जाएंगे तो प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और थ्रू अ समरी मूव्ड बाय द पार्लियामेंट्री अफेयर्स और अ स्पीकर। और तीसरा उसके अंदर ये है कि जो आपका 91(2) है ये एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है, आर्टिकल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड देता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि आपने हर सूरत 21 दिन के अंदर बुलाना है, और उसका कोई लीगल एक्सक्यूज जो है वो मौजूद नहीं है, चूंकि आर्टिकल 91 के नीचे 2 के नीचे इजलास है, फिर उसी अगले दिन जो है वो आपका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का है, और आर्टिकल 91(3) के नीचे आपका प्राइम मिनिस्टर का है, और आर्टिकल 91(4) के नीचे जाके फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे कि आए आप ओथ लें और अपनी गवर्नमेंट जो है फॉर्मुलेट करें। अब हम इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर गए हैं, जो भी प्रेसिडेंट का एक्सक्यूज आएगा या इस चीज को किया जाएगा उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं आएगी। हाँ, एक सूरत थी कि जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर आपने लेजिस्लेशन करनी है, ये रूटीन की जो एडवाइस है उसके अंदर यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसे 15 दिन के लिए विदहोल्ड कर सकते हैं या उसे रिटर्न कर सकते हैं कि इसको रिकंसीडर किया जाए 48(2) के अंदर भी, और वहां पे जाके भी आपका आर्टिकल 75 के अंदर। बट ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 91(2) जो है ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी आर्टिकल पे डिपेंडेंट नहीं है, और ये प्रेसिडेंट को कमांड है कॉन्स्टिट्यूशन की कि आपने 21 दिन के अंदर इजलास बुलाना है, और उसका 29 और उससे पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इजलास बुलाना चाहिए। चौधरी साहब, आपकी इस पे क्या ओपिनियन है कि अगरचे कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाज़ेह है, दूसरा नुक्ता इसके अंदर ये भी है कि अगर हाउस में इतनी बड़ी तादाद के लोग नहीं हैं, उनको उनका हक होता है वोट, उनकी भी ये लीगल राइट्स हैं उनके कि वो स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो या कायदे ऐवान का इंतखाब हो, उसको वोट देना होता है उनको। अगर ये नहीं नोटिफिकेशन होता उस वक्त तक, या अगर हो जाता है और सीटें नहीं मिलती और फिर आपको एपलेट ट्रिब्यूनल में जाना पड़े या हाई कोर्ट में जाना पड़े और वो भी फैसला उस वक्त तक नहीं होता, तो फिर लीगल पोजीशन आपकी नज़र में क्या है कि सदर साहब ना बुलाएं, ऑटोमेटिक जो है स्पीकर साहब को बुलाना चाहिए 29 को, या सदर साहब को बुला लेना चाहिए 26 तक इंतज़ार करके? देखें, सबसे पहले बुनियादी तौर पे आर्टिकल 51 आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो नेशनल असम्बली की तश्कील के बारे में वजाहत देता है कि नेशनल असम्बली किस पे मुश्तमिल होगी। अब उसमें चारों सूबे की नुमाइंदगी है, फिर ख़वातीन की नुमाइंदगी है, और उसके बाद अक़लियतों की नुमाइंदगी है। जब एक हाउस मुकम्मल ही नहीं है, उसकी फॉर्मेशन ही अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है, उसके अंदर पाकिस्तान के तमाम जितने भी नुमाइंदगी है वो किसी सूरत में जब मुकम्मल नहीं है, तो फिर अजलास की तरफ जाना वो उस वक्त तक ज़रूरी नहीं होगा कि जिस वक्त तक तमाम नुमाइंदगी मुकम्मल होने के बाद ये फिर प्रेसिडेंट की पहली जिम्मेदारी आती है। उससे पहले जिम्मेदारी बनती है इलेक्शन कमीशन की कि वो तमाम जितनी भी नुमाइंदगी है, जिस हिसाब से अवाम ने मैंडेट दिया, वो उस हिसाब से जो रिजर्व सीटें उनके ऊपर नॉमिनेशन करे, उसके बाद ही फिर असम्बली के सेशन की तरफ जाया जाएगा। अगर ये अधूरी असम्बली को लेके चलेंगे तो ये कोई आइन के मुताबिक भी नहीं होगा और कानून के मुताबिक भी नहीं होगी है। अच्छा, इलेक्शन एक्ट में गालबन इसका सेक्शन 95 का सब सेक्शन 10 है, जिसके अंदर ये है कि इलेक्शन के 14 दिन के अंदर अंदर जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तमाम फॉर्म 45 से लेकर 47 तक जो प्रोसेस है उसको अपलोड करना होगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, तमाम जो नोटिफिकेशंस और ये रिजल्ट्स हैं, तो वो भी अभी तक मेरा ख्याल है शायद नहीं हुए। देखिए, जो पहली बुनियादी जिम्मेदारी थी इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन की, वो ये था कि जो 21 दिन से पहले उसने तमाम जितने भी लवाजमात थे इलेक्शन होने के बाद के वो पूरे करने थे। इलेक्शन कमीशन ने तो अभी तक अपनी जिम्मेदारी ही पूरी नहीं की है जो उसकी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी थी। उसके बाद फिर असम्बली के सेशन की तरफ जाया जाता है। अब जब आवाम की नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं है तो असम्बली सेशन के ऊपर इसलिए जोर देना ताकि एक मनपसंद हुकूमत तश्कील दी जा सके, ये भी आइन की बुनियादी खिलाफ वर्जी है। ये आवाम के जो मैंडेट है उसकी जो बुनियादी हक की नुमाइंदगी उसकी भी
खिलाफ वर्जी बनती है कि आप आवाम को उनका हक नुमाइंदगी दिए बगैर असम्बली सेशन की तरफ जा रहे हैं, और जो 21 दिन का वक्त था उसको एक ऐसे तरीके से मैनिपुलेट करके ज़ाया किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और जो बेनिफिशरीज थे उनकी तरफ से ऐसे तरीक़ेकार इस्तेमाल किए गए ताकि एक मखसूस लोगों को आगे लाया जा सके। ये आइन की जो आवाम को हक की नुमाइंदगी दिया गया, आवाम को जो हक के वोट दिया गया, आवाम को जो अपने नुमाइंदे चुनने का अख्तियार दिया गया, ये उसकी बुनियादी वायलेशन की गई है। ये जो 21 दिन के ऊपर फोकस किया जाता, जोर दिया जाता, उससे पहले ज़रूरी है कि जो आवाम का मैंडेट जिस तरह आया हुआ है उसके मुताबिक हाउस को मुकम्मल किया जाए। जब हाउस मुकम्मल होगा फिर उसके बाद अगली जिम्मेदारी शुरू होती है, फिर जो आईनी जिम्मेदारी शुरू होगी वो सेशन की बाद में आएगी। इसके बाद हाफिज साहब, ये जो नुकता है कि 14 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, और उसमें ये हमें नज़र आ रहा है कि एक तो 81 सीट्स तो ये सामने सामने नज़र आ रही हैं, और इसके अलावा भी अगर आप उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएँ तो आपको फॉर्म 45, 46 या 47 तो उन्होंने कर दिए हैं जितने भी अभी तक अनाउंस हुए हैं इन 81 से हटकर, लेकिन बाकी चीज़ें उनके यहाँ नहीं मिल रही। तो इस नुक्ते पे जो चॉइस साहब भी उठा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल ऑब्लिगेशंस पूरी करनी चाहिए टाइमली, वो नहीं कर रहा। देखिए खालिद भाई, वो सेक्शन है 98 ऑफ द इलेक्शन एक्ट, जिसके अंदर ये है कि 14 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है कि ये जो सीट्स हैं उनको गैजेट नोटिफाई करे। चूँकि गैजेट नोटिफाई करेंगे तो उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो ओथ वाला स्टार्ट होता है। अब कुछ प्रोविंसेस के अंदर या नेशनल असम्बली के अंदर उन्होंने उसको 49 के मुताबिक जो है वो गैजेट नोटिफाई कर दिया है। अब दो चीज़ें इसके अंदर बड़ी वाज़ेह हैं जिसकी वजह से एक लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल कन्फ्यूजन की तरफ हम गए हुए हैं, और वो है आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपकी दो चीज़ों को एड्रेस करता है, एक आपकी जनरल सीट्स को एड्रेस करता है और दूसरी आपकी एड्रेस करता है जिसके अंदर रिजर्व सीट्स हैं वुमेन की और आपकी नॉन मुस्लिम्स की। अब उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अगर जीत के आते हैं उसके अंदर तो वो 3 दिन के अंदर अंदर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसकी असेंबली के अंदर प्रेजेंस जो मौजूद होना उसका ज़रूरी है। ये मुमकिन नहीं है लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली कि आप असेंबली से बाहर किसी पार्टी को ज्वाइन करें, या असेंबली से जो बाहर एक पार्टी है वो असेंबली के अंदर लोगों को अलाउ करे कि आप उसको ज्वाइन करें। इसके लिए चूँकि ये है कि आपका सेक्शन 104 आर्टिकल 51 के साथ है कि जब आपके मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शंस का शेड्यूल जाता है तो उस वक्त आपका रिजर्व सीट्स का भी शेड्यूल जाता है, और दोनों चीज़ें होती हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट जा रहे होते हैं उस वक्त, चूँकि इलेक्शन का सिंबल जो है वो तो बाद में मिलता है, लेकिन जो आपकी मिनॉरिटीज़ या नॉन मुस्लिम्स की सीट्स हैं उनको उसी शेड्यूल के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज बाउंड है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो डेजिग्नेटेड प्रोविंशियल रिटर्निंग ऑफिसर्स उनको जमा करवाएं। अब उसके अंदर यह है कि इस एरिया के अंदर 24 दिसंबर 2023 उसकी डेट थी। अब उसके बाद लॉ ये कहता है कि जो सेक्शन 95 और रूल 92, 3, 4, 5 उसको चलाते हैं 2017 के, कि अगर आपने कोई लिस्ट जमा नहीं करवाई उस प्रोसेस के अंदर जो 24th की है तो आप नई लिस्ट जमा नहीं करवा सकते। हाँ, अगर आपने लिस्ट जमा करवाई है और आपके कैंडिडेट ज्यादा जीत गए हैं तो आप उस लिस्ट को लैड ऑन कर सकते हैं, लेकिन खालिद साहब उसकी आप प्रायोरिटी भी चेंज नहीं कर सकते कि आपने पहली लिस्ट दी तो प्रायोरिटी नंबर 1 पे ए को कर दिया और बाद में आपने कहा नहीं मैं बी को ए के अंदर लेके आया हूं, तो वहां के ऊपर भी हमारा लॉ जो है उसके अंदर अलाउ नहीं करता। लेकिन 2018 में केपी असेंबली के अंदर गालबन 3 या 4 आजाद अरकान ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को ज्वाइन किया जो केपी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती थी, और फिर उनको एक स्पेशल सीट दी गई उस वक्त जब उन्होंने ज्वाइन किया, और फिर इलेक्शन कमीशन को लिखा कि हमने यहाँ पे पार्लिमानी ग्रुप बना लिया है बाप का, और इसमें फिर अब हम इतने हैं तो हमें फिर सीट भी दी जाए। उन्होंने नाम दिया और इलेक्शन कमीशन ने दे दिया, तो क्या फिर वो नहीं खालिद साहब एक तो ये है कि पार्लिमानी ग्रुप बनाने के बाद जो है आपको रिजर्व सीट्स नहीं मिलती। ये थोड़ा सा काइंडली इसको क्लैरिफाई कर लें। 2018 में हुआ ना? नहीं, मैं आपको बताता हूं ना, पार्लिमानी ग्रुप जो है वो तो तीसरा फेज है ना। देखिए, पहले मैं एज ए मेंबर जो है वो असेंबली के अंदर एंटर होता हूं, मैं ओथ लेता हूं, मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करता हूं या नहीं करता हूं, मेरे पास 3 दिन है। उसके बाद ये है कि असेंबली का इजलास होता है, हम सारे ओथ लेते हैं, ओथ लेके फिर उसके बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर और आगे जो है आपका लीडर ऑफ द हाउस वो इलेक्ट होता है, और फिर स्पीकर जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अनाउंस करता है, और उसके साथ ही पार्लियामेंट्री ग्रुप्स जो है वो तो चौथी 5वीं स्टेज है। अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस जो है वो असेंबली के अंदर मौजूद नहीं है, क्या उसको ज्वाइन किया जा सकता है?
कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, ये लॉ की स्पिरिट ये है कि नहीं है। केपी के अंदर भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी नहीं थी केपी असेंबली में, लेकिन वो 4 आजाद ने ज्वाइन किया उसको। एक सेकंड, दूसरा उसके अंदर ये है कि जो आपकी तरफ इशारा है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका अपना हेड जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे जो है वो असेंबली के अंदर आए हुए हैं, अब वो भी एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपनी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, बावजूद इस चीज के कि वो प्रेसिडेंट है, क्योंकि लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर एक एम्बार्गो करता है। अब इस चीज के अंदर यह है कि जिसकी तरफ आपने दो तरफ इशारा किया, जिसको बार बार जो है वो केपीके का रेफरेंस भी आ रहा है उस चीज के अंदर, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस वक्त हम फेज 1 पे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो, और मैंने इसके ऊपर आर्टिकल्स भी लिखे हैं, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये सीट्स देनी होती या लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन उनके मुताबिक ठीक होता, या जो हम इसके मुतालिक बात कर रहे हैं, तो आपका स्पीकर का या जो सिंध के अंदर या पंजाब के अंदर हुआ है तो ये चीजें रिजल्ट्स आ जानी चाहिए थी। उन्होंने वहां पे 2 प्रोविंसेस के अंदर भी और नेशनल असेंबली के अंदर नहीं दी। अब तीसरी सिचुएशन ये है कि अगर कल वो इजलास बुलाते हैं और उस इजलास बुलाने के अंदर 2 आएंगे, नंबर 1 ये है कि वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के डिक्लेरेशन आएंगे टू द पार्टी हेड जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उसके वो अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बात कुछ और है, और अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज के अंदर है तो फिर ये है कि ये कैंडिडेट्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट रहेंगे, और जब इंडिपेंडेंट रहेंगे तो इनका स्टेटस जो है वो जब इस सिचुएशन के अंदर आएगा तो जो रिजर्व सीट्स आपकी हैं उसका 4.35 इस वक्त बेंचमार्क है हमारी नेशनल असेंबली के अंदर, मुख्तलिफ पार्टीज को मिल गई हैं। अब आगे ये है कि ये किसी पार्टी को नहीं मिलेंगी, क्योंकि इंडिपेंडेंस की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हिस्ट्री के अंदर पहली दफा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आए हैं, और ये सीट्स जो है रहेंगी। तो आपका जो हाउस का एक हम कहते हैं कि उसे मुकम्मल होना चाहिए, वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन की वजह से हाउस मुझे 70 के इलेक्शन भी याद आ रहे हैं, मैं उस तरफ भी आऊंगा ब्रेक भी लेने, लेकिन आज दामरा साहब ने भी ज्वाइन किया है, चौधरी साहब भी इसके ऊपर जरूर कमेंट करना चाहेंगे। लेकिन आज साहब आपसे बुनियादी सवाल यह है कि अभी हम जो डिबेट कर रहे थे, सिंध का इजलास हो गया, असेंबली का पंजाब का हो गया, बलूचिस्तान केपी का जो 28 फरवरी को होगा, नेशनल असेंबली का कब होगा अभी तक ये तय नहीं हुआ, असेंबली 26 से 28 गई हुई है, लेकिन एक ख्याल ये पाया जा रहा है कि क्योंकि अभी ऐवान कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि रिजर्व सीट के नोटिफिकेशन अभी तक 81 नशिस्तों के जो हैं वो नोटिफिकेशन होना बाकी हैं, या इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया कि वो किसको देनी है। तो आप क्या समझते हैं कि इन हालात में इजलास बुलाया जा सकता है? स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कायदे ऐवान का होना है, तो ये 81 अरकान क्या उनका ये हक तलफी नहीं होगी कि वो वोट नहीं डाल सकेंगे, होंगे ही नहीं तो फिर ऐवान आगे चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहां तक नॉर्मल अगर एक्सरसाइज में ऐवान कंप्लीट नहीं है तो जाहिर है फिर ऐवान को कंप्लीट होना चाहिए, ये एक आईनी रिक्वायरमेंट जरूर है। जहां तक मौजूदा मखसूस सीटों का जो मामला है उसमें ये भी तो एक इशू है ना कि जो इंडिपेंडेंट चाहे कितना भी बड़ा ग्रुप है वो एलिजिबल नहीं है फॉर रिजर्व सीट के लिए, उनको 5 दिन के अंदर कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी होती। अब इन्होंने जो चॉइस किया है जिस पार्टी को, उन्होंने एप्लीकेशन नहीं, वो लिस्ट जमा नहीं कराई मखसूस सीटों के हवाले से, तो या तो उस पार्टी को पहले ख्याल आना चाहिए था, चाहे वो पार्टी इलेक्शन में जाने से पहले उसको ये मालूम था कि 1 सीट उठाएंगे या 2 उठाएंगे या 3 उठाएंगे, मगर अवाम से हो पच्ची रखनी चाहिए थी ना। तो जाहिर है ये टेक्निकल इशू है, और टेक्निकल इशू में उन पार्टियों की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने ये जो लिस्ट है वो जमा नहीं कराई, और कंसर्न इदारा आपका इलेक्शन कमीशन का है, तो ये इशू अपनी जगह पर मौजूद है। बहरहाल इलेक्शन हो चुके हैं और ये टेक्निकल आईनी इशू है, ये बहुत जल्द गुजार हो जाएगा, और मेरे ख्याल में कौमी असेंबली अपनी जो 29 तारीख है फरवरी की, उसके अंदर अंदर अपना इजलास कॉल हो जाएगा, और होना भी चाहिए। अच्छा, एक जो अभी मैं हाफिज हसन खोखर साहब से भी पूछ रहा था कि केपी असेंबली 2018 बलूचिस्तान अवामी पार्टी वहाँ पे नहीं थी, और वहाँ पे गालबन 3 या 4 आज़ाद अरकान थे जिन्होंने बाप पार्टी को ज्वाइन किया, और फिर उस वक्त उन्होंने एक लिस्ट दी इलेक्शन कमीशन को और कहा जी कि हमें ये मखसूस नशिस्त जो ख़वातीन की एक हमारी बनती है तो ये नाम है हमें दिया जाए, तो इलेक्शन कमीशन ने दे दिया था। केपी के अंदर ना बलूचिस्तान अवामी पार्टी थी, ना उनका कोई उम्मीदवार था, आज़ाद ने उनको ज्वाइन किया। तो अभी अगर ये आज़ाद जो है कि सुन्नी तहरीक या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करने के बाद अब लिस्ट दे रहे हैं कि अच्छा अभी हम इसको ज्वाइन कर लें तो हमें ये दे दें, तो ये अगर उस 2018 वाले को देखें तो फिर तो इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए। देखें, 2018 की कोट कर रहे हैं मौजूदा पार्टी एक डिसीजन को, मगर मैंने कहा कि जो भी बात है ये टेक्निकल है, ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि
लाखों और करोड़ों आवाम ने जो अपने नुमाइंदे मुंतखब करके असेंबली में भेजे हैं और इस इशू के लिए वो इंतजार करें, तो वो भी तो एक आईनी रिक्वायरमेंट है ना कि आप 29 फरवरी तक इजलास कॉल कर लें। जो भी इशू है इदारों को जल्दी से कोई डिसीजन देना चाहिए ताकि ड्यूरिंग टाइमिंग के अंदर नेशनल असेंबली कॉल हो जाए। क्योंकि बेसिकली इसमें इलेक्शन कमीशन में नजर आ रहा है कि काफी ताखीर हो रही है हर फैसले के अंदर। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो एक बुनियादी सवाल इस सारी सिचुएशन के अंदर ये पैदा हो रहा है कि जितनी बारीक बीनी से चाहे इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, चाहे ये मखसूस नशिस्तों का मामला हो, जितनी जुजियात में जाके इलेक्शन कमीशन जांच पड़ताल करके फैसले करता है, अगर इस पाकिस्तान के 2024 के पूरे इलेक्शन प्रोसेस को हम देखें, जिसमें अभी इंतखाबी नताइज को भी हम ले लें, तो इलेक्शन एक्ट की हर जो शिक है उसकी वायलेशन नजर आ रही है खुद इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो ऐसे हालात में इतनी बारीक बीनी से किसी एक पार्टी को सिर्फ टारगेट करना जो है कि वो किस हद तक दुरुस्त होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की। 2 असम्बलियों के इजलास हो चुके हैं, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी हो गया। 2 सूबाई असम्बलियों के इजलास 28 फरवरी को होने हैं। नेशनल असम्बली का इजलास कब होगा अभी तक ये फैसला सामने नहीं आया। ऐवान सदर इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहा है कि वो मखसूस नशिस्तें जो 81 बनती हैं चारों सूबाई की और नेशनल असम्बली की, उसके ऊपर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ कि वो इलेक्शन कमीशन उसको ऐलान करे, हाउस मुकम्मल हो तो इजलास बुलाया जाए। और जबकि इस वक्त जो PMLN या PS पार्टी जो इनका ख्याल है कि अगर ये फैसला नहीं भी होता तो आइन के तहत 29 फरवरी से पहले इस इजलास को ज़रूर बुलाया जाना चाहिए। हमारे साथ खालिद यूसुफ चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हाफिज़ एहसान खोखर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चौधरी साहब, खोखर साहब ने कुछ नुकात उठाए थे, उस वक्त भी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर हम ब्रेक में चले गए, उनके ऊपर आप कमेंट कर लें तो फिर हम उस नुक्ते की तरफ आते हैं कि जितनी बारीक बीनी से एक ही सियासी जमात की इतनी ज़्यादा जो है स्क्रूटनी हो रही है, इतनी ही बारीक बीनी से अगर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी होना शुरू हो गई तो इलेक्शन कमीशन किधर जाएगा? देखें, खोखर साहब ने जिस तरह आइनी शिकों की ताबीर की, तशरीह की, तो 7 अप्रैल 2022 के बाद जिस तरह की मिसालें कायम हुई, बहुत सारी लगातार अभी तक ऐसी मिसालें कायम हो रही हैं कि जहाँ भी बात आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके आइनी और कानूनी हकूक़ की और बिलखसूस पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक़ की, तो वो तमाम जो आइनी और कानूनी जो शिकें हैं जो इन चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देती हैं, उनके बरखिलाफ़ फ़ैसले देखने को मिले, उनके ख़िलाफ़ ही जो चीज़ें सामने आई हैं। अभी जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट या उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार जिस तरह बड़ी अक्सरियत से जीत के आए, जिसकी किसी को भी कोई तवक्को नहीं थी और ना ही इसकी किसी जो प्लानिंग करके किसी ने रखी थी कि इनको किस तरह डिफीट करना है, तो अब जैसे वो जीत के आए तो अब उनको रोकना मुश्किल हो रहा है कि उनकी जो नुमाइंदगी का हक है इलेक्शन कमीशन को जिस तरह डिक्लेयर करना चाहिए वो उस तरह नहीं कर रहा। हमारे सामने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की एक बाप पार्टी की मिसाल मौजूद है, जहां एक असम्बली के अंदर एक पार्लिमानी जमात मौजूद ही नहीं थी लेकिन उनको भी रिजर्व सीटें दी गई। अब वही एग्जाम्पल अब नेशनल असम्बली या बाकी असम्बलियों के अंदर इसी इलेक्शन कमीशन को इम्प्लीमेंट करने में क्या मुश्किल दरपेश है। अब इनको ऐसा कौन सा कोई आइनी या कानूनी जो इनको हडल इनके सामने आ रही है जिसकी वजह से ये पाकिस्तान के अवाम को उनका जो बुनियादी हक नुमाइंदगी है वो भी नहीं दे रहे। जिस तरह रात 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ और अवाम ने अपना फैसला दिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन और उसके ज़मादारान ने 9 फरवरी को नया इलेक्शन हेल्ड करवाया जिसमें नए उम्मीदवार जितवा के उनका ऐलान किया गया। अब 8 फरवरी को अवामी उम्मीदवार जीतने वाले अलग हैं और इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी ये थी कि 8 फरवरी के उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी करता, उनकी जो जीता उसको कामयाबी करार देता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद 9 फरवरी को सुबह 4 बजे कोई एक ऐसा इलेक्शन किया कि लाखों के हिसाब से वोट सुबह सहरी के वक्त पड़े और जो सुबह लोग उठे हैं तो रात को हारे हुए सुबह जीते हुए थे। उसके बाद जितनी भी ये चीज़ें चल रही हैं तो ये पाकिस्तान के अवाम के हक नुमाइंदगी को सिर्फ छीनने की कोशिश हो रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी थी कि वो अवाम को उसके मैंडेट के मुताबिक नुमाइंदगी दे। अब जिस वक्त तक ये इस आइनी फर्ज को पूरा नहीं करते तो दूसरा जो आईनी फर्ज है उसके ऊपर ये नहीं जा सकते जिस वक्त तक ये पहला मुकम्मल नहीं किया जाता। आर्टिकल 51 की जिस वक्त तक कॉम्प्लायंस नहीं होती तब तक ये आर्टिकल 91 की तरफ जा ही नहीं सकते। एक चीज, अगर जब हम किसी भी एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन का मुवाजना करें तो कॉन्स्टिट्यूशन बाला होता है। अगर एक्ट में कोई चीज है
उसमें कुछ कमी बेशी रह गई है या जो भी है, तो फिर आइन को फॉलो किया जाता है। आइन तो कह रहा है 21 दिन में करना है, अब 29 फरवरी तक करना है, ये पूरा होता है नहीं होता। अगर पूरा हाउस नहीं होता तो उसमें गफलत तो शायद इलेक्शन कमीशन की होगी, जिम्मेदारी भी उसके ऊपर आयद होनी चाहिए, ये तो एक पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं होता तो क्या 21 दिन से हम कैसे आगे जाएंगे? आइन तो कह रहे हैं 21 दिन से आप आगे नहीं जा सकते। नहीं, अब देखें आर्टिकल 51 ये कहता है कि जो नेशनल असेंबली है उसकी फॉर्मेशन कैसी है। अब जिस वक्त तक एक चीज मुकम्मल ही नहीं हुई है तो आप उसको कैसे बुला सकते हैं? देखें अब नेशनल असेंबली का अभी तक जो आर्टिकल 51 है वो कंप्लाई ही नहीं किया गया, तो आप कैसे 91 जो आर्टिकल 91 है उसकी तरफ जा सकते हैं? पहले आप आर्टिकल 51 की कंप्लायंस मुकम्मल करें, उसके बाद फिर आप आर्टिकल 91 की तरफ जाएंगे। अच्छा, मैं खोकर साहब आपकी तरफ आ रहा हूं। देखिए, एक फैसला हुआ इंटर पार्टी इलेक्शन का, इलेक्शन कमीशन ने किया, वो पेशावर हाई कोर्ट में गया, पेशावर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला कर दिया। आज पूरी दुनिया जो है कि ये कह रही है कि पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर जो सबसे बड़ा सवालिया निशान, जो तनकीद और इसकी साख को तबाह बर्बाद किया गया है, वो इस एक फैसले ने किया। और दुनिया कह रही है कि कानून का और टेक्निकल चीज़ों का सहारा लेके पूरे इलेक्शन को ख़राब किया। ये पूरी दुनिया, हम नहीं कह रहे, हम शायद उतने खुल के बोलेंगे तो हमें साइबर क्राइम की ज़द में दोबारा हमें अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन ये दुनिया ये कह रही है। अभी भी अगर आप देखें इस मामले के अंदर भी जितनी बारीक बीनी से सारी चीज़ों को खंगाला जा रहा है, और फिर इसके नतीजे में अगर इलेक्शन एक्ट को हम देखें और इलेक्शन कमीशन के एंड के ऊपर हम देखें, ये केपी और पंजाब के उस इलेक्शन से लेकर अब तक जो है कि इलेक्शन कमीशन खुद कितनी वायलेशंस कर चुका है इसी इलेक्शन एक्ट की और कॉन्स्टिट्यूशन की भी इवन, तो फिर तो इनका भी तो जीना महाल हो जाएगा। तो क्या आप समझते नहीं है कि नहीं थोड़ा बहुत इतना कोई कुशन रखना चाहिए कि ठीक है कि आप इतनी टाइट स्क्रूटनी इस तरह से कर रहे हैं एक फरीक की, और बाकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में भी अतर मिनल्ला साहब ने लिखा कि आपके सारा जो है कि जोर एक तरफ है, बाकी सब कुछ छूट दी गई है, तो इससे जो गैर जानबदारी वाला एलिमेंट है वो ख़त्म हो रहा होता है। देखें खालिद भाई, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पांसिबिलिटी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 218, 19, 20 के अंदर ये सारा जिक्र है, और जितने भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस है वो बाउंड है इस चीज़ के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट करें। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी जजमेंट है, हाई कोर्ट्स भी जजमेंट है, और रियलिस्टिकली या एकेडमिकली इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है कि इस मुल्क के अंदर जो भी मैंडेट पाकिस्तान का आम आदमी या पाकिस्तान की आवाम दे उसकी ट्रू रिफ्लेक्शन जो है वो वोट की सूरत में, सीट्स की सूरत में पार्लियामेंट के अंदर आनी चाहिए। अब दूसरा ये है कि आगे चौर साहब जिक्र कर रहे थे आर्टिकल 51 का। आपको याद होगा कि जब आर्टिकल 51 की हम बात किया करते थे, जब आपकी जो CCI ने एक फ़ैसला किया कि जिसके अंदर आर्टिकल 63 के नीचे उन्होंने जो सेंसस था उसको नोटिफाई किया, तो हमने उस वक्त भी कहा कि 51(5) की कंप्लायंस मुकम्मल होगी तो आर्टिकल 224 में 90 दिन का पीरियड स्टार्ट होगा, और अल्टीमेटली वो इसी तरह आया। अब भी ये है कि आर्टिकल 51 के अंदर जो कॉम्पोजिशन दी गई है वो आपका एक बेंचमार्क है। अब उस बेंचमार्क के अंदर अब ये नहीं है इस वक्त के पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उन्हें नॉन सूट कर दिया गया है रिजर्व सीट से, चाहे वो विमेन की है या नॉन मुस्लिम्स की हैं। उसके अंदर सिर्फ वो लोग जो इंडिपेंडेंट से, उनको अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी जो एप्लीकेशन थी कि जिसकी तरफ मैंने पहले भी कहा कि ऐसी पार्टी जिसकी प्रेजेंस जो है वो सूबे के अंदर भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और दूसरे सूबे के अंदर भी मौजूद नहीं है, उसकी एक एप्लीकेशन आई है। और हाँ, ये एक चीज़ आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है कि जिस वक्त वो चीज़ आई थी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये 3 दिन पहले ये फैसला कर देना चाहिए था इस चीज़ के अंदर कि अगर वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये सीट्स दे रहे थे तो इसके ऊपर भी अपना एक फैसला करते, देनी है तो दे देते, नहीं देनी है तो इसका फैसला करते। देखें उसके बाद ये है कि मामला हाई कोर्ट के अंदर जाता है और हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है, और सुप्रीम कोर्ट इसको आर्टिकल 51 को आपका आर्टिकल 91 है, उसके बाद आपका सेक्शन 104 है, उसके बाद आपका रूल 92, 93, 94 जो 2017 उसको इंटरप्रेट करती, विद होल्ड करना इस सारे प्रोसेस को ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। और हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे क्रिटिसिज्म भी इसलिए होता रहा है कि वो अपने फैसलों के अंदर देर करते हैं। पार्टी इलेक्शन को भी देखें कि जून 2022 में वो इलेक्शन हुआ, उसके ऊपर हेयरिंग, एतराज, जो भी सारा कुछ कराने के बाद वो फैसला महफूज कर लिया गया, और फिर
एन इलेक्शन से पहले आके कहा गया जी कि आप ये- अपने 20 दिन में देखें ना, करें, और ये- अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि देखिए- इसके अंदर इलेक्शन कमीशन की भी तो कुछ देखिए, मैंने रिस्पांसिबिलिटी यही होती है। आपसे गुजारिश की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि प्रॉम्प्ट एक फैसला करे, या किसी के हक में करे या किसी के खिलाफ करे, लेकिन उस फैसले को विद इन टाइम आना चाहिए ताकि अगला शख्स या पार्टी जो है वो कोई ना कोई लीगल रेमेडी को तो अवेल कर लेना। अगर आप इन चीज़ों को विदहोल्ड करते हैं, मतलब फ़र्ज़ किया कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यही फैसला करती है कि जी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं ये एलिजिबल नहीं है या इंटाइटल नहीं है, तो क्या फैसला अगर 3 दिन पहले आ जाता इस मामले के अंदर तो ये कंट्रोवर्सी कहीं आगे जाती। या ये है कि फिर अगर आप एक साइड को रिजर्व सीट्स दे दें, दूसरे को आप विदहोल्ड इस चीज के अंदर कर लें, और आपके स्पीकर का भी इलेक्शन हो गया है, उसके बाद ये आपके दूसरे सूबे के अंदर भी स्पीकर का इलेक्शन हो गया है, और कल एक जगह जो है वो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा है, तो वहां पे ऊपर तो एक एक वोट जो है वो सवाल आ जाता है, ब्रेक ले लेते ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टाइमली डिसीजन लेना चाहिए, ब्रेक टाइमली लेते हैं, लेना ब्रेक के बाद चाहिए और आते इन हैं। चीजों को अवॉइड करना चाहिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर ये देखते हैं कि इन नशिस्तें जो मखसूस हैं तहरीक इंसाफ के तो थे ये, लेकिन अभी ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देनी है सीटें, कि इनके मिलने से क्या कायदे ऐवान का इंतखाब, क्या सेनेट का या सदारती इंतखाब मुतासर हो सकता है या नहीं हो सकता। और अगर नहीं हो सकता और जिसको अभी अददी अक्सरियत है उन्हीं के लोग इत्तेहादी बनने हैं, तो फिर इतना जो है कि ये गुल गपाड़ा मचाने की, ये चीज़ों को डिले करने की ज़रूरत ही क्या है, इस पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे कि मखसूस नशिस्तों के अंदर रुकावट पैदा करने का मकसद हो क्या सकता है। क्या कायदे ऐवान के इंतखाब में या डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में या सदारती इलेक्शन या उसके बाद आने वाला जो सेनेट का इलेक्शन है उसके अंदर क्या असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से शायद ये मसले मसाइल बनाए जा रहे हैं। जो सब आपको क्या नज़र आता है कि बज़ाहिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद के बाद जो भी अभी रिजल्ट्स आए हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के लीगल पेपर्स के ऊपर, उसमें तो ये दो भी मिलकर हुकूमत बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो फिर ये सीटें आपकी ना मिलना या निकालना या ताख़ीर करना, ये इसमें क्या आपको क्या नज़र आता है, क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा? देखें, जो अप्रैल 2022 से आनवर्ड जो अभी तक सिचुएशन चली आ रही है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या उसके बानी चेयरमैन हो या अवाम हो, उनका जो भी हक बनता था, जो भी मैंडेट बनता था, वो हमेशा छीना गया है। और इस इलेक्शन में तो ये बिल्कुल वाजिया होकर नजर आया कि जो फॉर्म 45 वाले थे उनको फॉर्म 47 के ज़रिए अवाम की नुमाइंदगी से महरूम कर दिया गया, और फिर फॉर्म 49 के ज़रिए उनको बिल्कुल ही रिजेक्ट करके अवाम के हक नुमाइंदगी को मुस्तरद किया गया। अभी जिस तरह रिजर्व सीटें देने से इनकार किया जा रहा है, तो हम इसको इनकार ही समझ रहे हैं। ये अवाम को हक नुमाइंदगी देने से एक तरह से इनकार किया जा रहा है। और जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन बैठा है, इसकी जो अगर हम माजी देखें तो जिस तरह हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को 2022 के इलेक्शन थे, उनको अभी आके इलेक्शन से जनरल कुछ दिन पहले आके उसके ऊपर फैसला देना, फिर 13 जनवरी को जाके बल्ला छीन लेना ताकि अवाम के अंदर पार्टी जो है एक सिंबल के ऊपर ना जा सके और अवाम को कन्फ्यूजन का शिकार रखा जाए। तो इस वक्त जो बुनियादी तौर पर हमें जो चीज़ नज़र आती है वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कनाइवस विद दी जो दूसरी पार्टीज़ हैं जो हुकूमत बनाने जा रही हैं, जबरन तौर पर जाली तौर पे, जाली मैंडेट के बलबोते पे, जाली फॉर्म्स के बलबोते पे उनको ये एक लिवरेज देना चाह रहे हैं, उनको ये एक स्पेस देना चाह रहे हैं ताकि वो एक बड़ी कोलिशन के तौर पे सामने आ सकें। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें जहाँ तक नजर आता कि वो उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, या पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उनको उससे महरूम करने की कोशिश कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे अगर हम ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या जो भी है आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये उनको उनके हक से महरूम नहीं किया जा रहा। ये बुनियादी तौर पे अवाम के जो हक की नुमाइंदगी है, अवाम को उसके हक की नुमाइंदगी से महरूम करने की कोशिश। अच्छा, ये अगर सीटें किसी को नहीं दी जाती, आपको भी नहीं दी जाती, बाकी नहीं को भी नहीं देना, दी गई? नहीं, ये देना आईनी और कानूनी तौर पे जो आर्टिकल 51 है उसके अंदर 336 का ऐवान मुकम्मल करना होता है। ये कानूनी तौर पे पाबंद है कि 336 के ऐवान जो है उसको मुकम्मल किया जाए। अब बजाय इसके चंद जो हल्कों के जनरल इलेक्शन की वजह से बाहर हो जाएं या जिनके ऊपर इलेक्शन ना हो सके, वो उनको छोड़ के बाकी जितनी नुमाइंदगी आती है उसकी बुनियाद पे जो दूसरी रिजर्व सीटें उनकी नुमाइंदगी मुकम्मल करना आईनी फर्ज है। उनको आज़ाद किसी भी सूरत नहीं छोड़ा जा सकता। ये खोकर साहब, एक तो ये नुक्ता आप भी जरा इसको बताइएगा कि अगर ये सीटें नहीं दे, इनको भी नहीं दी जाती, किसी को नहीं दी जाती, तो क्या जब तक ये असेंबली है 5 साल 3 साल 4 साल जो जब तक रहती है,
तो ये क्या खाली रहेंगी? नंबर वन, ये आइन इसकी इजाज़त दे सकता है? और दूसरा जो है कि ये आपको क्या लॉजिक समझ आती है कि अभी अगर हम देखें ना कि जनरल नशिस्तों में क्या सिर्फ जैसे चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि सिर्फ ये टैग हटाना जी कि ये आज़ाद या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है या तहरीक इंसाफ जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इधर सेनेट में या नेशनल असम्बली में नहीं है, कि अभी अगर आप टोटल देखें को तकरीबन इनके 90 के करीब लोग बनते हैं, और अगर ये 23 रिजर्व सीट इनको मिलती हैं तो ये तो 113 हो जाएंगे, और अभी PMLN जो है वो 107 पे है गालबन, तो सिंगल लार्जेस्ट फिर ये आ जाएगी। तो इस नाम से सिर्फ एक होता है ना ज़हनी एक खौफ कह लें, ज़हनी एक सुपीरियर किसी के अंदर जहन में है कि नहीं हम सिंगल लार्जेस्ट होना चाहिए, हमें किसी और को नहीं होना चाहिए, ताकि ये जो पॉलिटिकल स्टंट्स बनाए जाते हैं कि अच्छा जी नहीं हम सबसे ज़्यादा तो हम थे लेकिन हुकूमत हमें नहीं दी गई, वो है या बस ऐसे ही धक्कम बेल चलाई जा रही है? अच्छा खालिद भाई, ये है कि ये 2018 के अंदर जो रिज़र्व सीट्स थी, चाहे विमेन की थी या मिनॉरिटीज़ थी, वो मैटर करती थी दो प्रोविंस के अंदर गवर्नमेंट मेक करना या ब्रेक करना। एक पंजाब था और दूसरा नेशनल असम्बली थी। आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर भी नेक टू नेक चीज़ चल रही थी, और सेंटर के अंदर भी जो था कि जब पहली दफ़ा भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने वोट लिया तो उस वक्त भी 2 का फ़र्क था, और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी गई उस वक्त भी 2 वोट का फ़र्क था। लेकिन इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशंस के अंदर चारों सूबों के अंदर और मरकज़ के अंदर जो आपकी रिज़र्व सीट्स हैं वो मैटर नहीं करती हुकूमत मेक करने के अंदर या ब्रेक करने के अंदर। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि जो आपकी रिज़र्व सीट्स हैं उनका ये कह देना कि जी 336 का हाउस जो है उसका पूरा होना चाहिए। अगर आप आर्टिकल 91 के स्पिरिट के अंदर जाएं तो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए हाउस के अंदर पहली रिक्वायरमेंट है कि उसे हाउस की मेजॉरिटी आनी चाहिए। अगर कोई 2 अशखास मेजॉरिटी के अंदर नहीं आती तो फिर जब आप रन ऑफ इलेक्शन के अंदर जाते हैं तो फिर आपको वोट जो हैं वो प्रेजेंस के अंदर मिलने चाहिए, और उसके लिए आपका 171 पहला था और अब 169 है, उस नंबर की भी ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ये है, चूँकि उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इस प्रोसेस के लिए कि जब आप कई शख्स जो हैं वो 2-2 सीट से जीते हैं, किसी जगह आपके कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शन सिंबल मिलने के बाद फौत हो गए हैं, तो हाउस तो किसी सूरत कंप्लीट नहीं है अगर आप 336 के स्पिरिट के अंदर देखें। हाँ, आगे चीज़ ये आई है कि एक मेजर चंक जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का आया जो अनप्रेसिडेंटेड है, जो पाकिस्तान के अंदर क्या पाकिस्तान के बाहर भी किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर इस तरह नहीं आया। दूसरा यह है कि हाउस के अंदर आपको मेजॉरिटी चाहिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो आपका टैग नहीं है कि आपको हुकूमत दी जाए, आपको वो फिगर्स मीट करने। अब इस प्रोसेस के अंदर आप देखें कि 3 पार्टीज जो थी वो मेजर चंक के साथ आई, एक PTI बैक कैंडिडेट्स आए, और अगर आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्यादा हैं, जिस तरह आप देखें कि KPK के अंदर हैं, और मेरा ख्याल ये है कि वहां तो इन्हें किसी पार्टी की तरफ जाना ही नहीं चाहिए था। जब आपकी एक मेजॉरिटी आ गई आप उसको हुकूमत बनते या एंजॉय करते, क्यों चीज है कि आप अच्छा, लेकिन इसमें एक और जो चीज है, सेनेट इलेक्शन आ गया। जी, ये इतनी बड़ी तादाद 81 जो हैं आपके, जब सेनेट का इलेक्शन इस वक्त PTI सिंगल लार्जेस्ट है वहां पे 25 सेनेटर्स के साथ। अब अगर इनके ये लोग नहीं होते, 23 जो है नेशनल असम्बली में, 26 पंजाब असम्बली में और 29 KP असम्बली के अंदर ये नहीं होते, तो सेनेट में आपकी जो इलेक्शन होना है अभी मार्च में होना है, आपके ये वोट कम होंगे, आपको सेनेट की नशिस्तें कम मिलेंगी। सदारती इलेक्शन में अगर इस वक्त जो इनका नंबर है वो 322 है चारों, और नेशनल असम्बली का नंबर देखें तो उस हिसाब से 188 वोट बनता है आप उस फार्मूले के तहत, और अगर ये 81 सीटें इनको मिल जाती हैं तो फिर ये 403 हो जाते हैं इनके मेंबर चारों सूबों नेशनल असम्बली इधर, और फिर ये 188 जो है ये 230 वोटों के ऊपर चला जाता है, और N177 PP 150 उनकी दोनों की अक्सरियत इनसे ज्यादा होगी, लेकिन इनका जो सेनेट में सबसे ज्यादा इनको डेंट पड़ेगा इसका। अच्छा देखिए खालिद, पहले थोड़ा सा मैं बात कर दूं, ये है कि ये सीट्स जो खाली रहेंगी ये किसी भी पार्टी को नहीं मिलेंगी, ये वेकेंट रहेंगी, और ना ये इंडिपेंडेंट्स की तरफ जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशन, और ना ही इन पार्टीज को जाएंगी, लेकिन PTI का नंबर कम हो जाएगा। अब देखें ना, अब ये है कि मैं अब आपको बताऊं कि ये है कि जब पिछले 2.5-3 माह से ये इलेक्शन सिंबल्स वाली बात चल रही थी और ये सारी एक था, तो बिल्कुल स्ट्रेटेजी ये बना
बनानी चाहिए थी कि अगर हम इस सिचुएशन के अंदर आते हैं तो हमें किस तरह इस सिचुएशन से निकलना चाहिए। आप देखें कि वहां पे बीफ एंड बट्स था कि टिल द लास्ट मोमेंट सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके वो आपने देखा। फिर आप ये देखा कि दूसरी स्ट्रैटेजी के तौर पे आपने देखा कि मुत्तहिदा वादतुल मुस्लिमीन को अडॉप्ट किया गया, और जब वो भी चीज़ शायद इंटरनल इशूज़ हैं या जो भी है उसकी वजह से फिर आप गए और फिर आप तीसरी की तरफ आए, और नोइंग द फैक्ट आप उसकी तरफ आए कि अब आप इलेक्शन के बाद जा रहे हैं, उनकी प्रेजेंस भी नहीं है, उनका पार्टी हेड जो है वो उस चीज़ के अंदर जो है उस पार्टी के ऊपर नहीं आ रहा, आप क्यों उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं? चूंकि ये था कि ऑप्शन, और मैं अब समझता ये हूं कि इसका डेफिनेटली जो है वो प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स के अंदर, ये सेनेटर्स के अंदर पीटीआई को डिसएडवांटेज आएगा, चूंकि वहां के ऊपर जब वोटिंग काउंट्स आएगी तो डेफिनेटली उन्हें जो है एज प्रेसिडेंट के अंदर मिलेगा, और वो भी 30 डेज के अंदर इलेक्शन होना जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन। आप इन नशिस्तों के असूल के लिए कौन कौन से फोरम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें, अभी सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कोई फैसला करे, फिर उसके बाद ही फोरम का डिसाइड किया जा सकता है, वो तो आला अदलिया ही है। लेकिन चूंकि बदनीति से, बदयांती से, जिस तरह हमारे इंट्रा पार्टी का फैसला, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला दबा के रखा गया और आखिरी टाइम में इन्होंने फैसला दिया जाके, इसी तरह ये अभी भी बदनीति से इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर रहे ताकि हम अपेलेट जो आला अदलिया वहाँ ना चले जाएं, और आला अदलिया के सामने लाजमन जब बात आएगी तो कहीं ना कहीं आईनी और कानूनी तौर पे उनको जो अवाम का हक की नुमाइंदगी है वो उनको देने का फैसला बहुत लेना शुक्रिया। पड़ेगा। खालिद यूसुफ चौधरी साहब हमारे साथ थे, हाफिज एहसान खोकर साहब, और बातचीत हम कर रहे थे कि इस वक्त की सियासी सूरत हाल है और जो हर कदम कदम के ऊपर कानूनी और आईनी पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं, इसका हल क्या होगा और पाकिस्तान को इसका फ़ायदा क्या होगा। जितना ज़्यादा बेहतर है आइनी इदारे जो हैं कि वो अपना आइन के अंदर रहते हुए किरदार अदा करें तो ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।